तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हमने ये सोचा कि अब आपको कुछ नया दिया जाए, जो कि आगामी आपके जितनी भी परीक्षाएँ होंगी उन परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सके। तो ऐसे में अब हमने करंट अफ़ेयर्स की सीरीज़ चलाना प्रारंभ करने की सोचा है। क्या आप चाहते हैं इस तरीके की सीरीज़ को? आज की सीरीज़ को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा। जो कुछ भी सुझाव होगा, कमेंट में आपका सुझाव आमंत्रित रहेगा, कमेंट करिएगा। और किस सेक्टर का करंट अफेयर्स आपको चाहिए, वो आप अगर कमेंट कर देंगे तो हम उसके क्वेश्चंस आपको बना करके डेली देंगे। अभी का टारगेट जो हमने किया है, करंट अफेयर त्रैमासिक सीरीज हमने शुरू किया है 2025 का, जिसमें टॉप 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेंगे। आज जनवरी 2025 की घटनाओं पर आधारित आपके सवाल 25 रहेंगे और 25 सवाल एक बार फिर से आपको जनवरी 2025 की घटनाओं पर आधारित मिलेंगे। 50 क्वेश्चन एक मंथ का रहेगा, 150 क्वेश्चन में तीनों मंथ कवर करेंगे। अगर आप स्पेसिफिक किसी सेक्टर का चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी का चाहिए, साइंस एंड टेक का चाहिए, या फिर इवेंट आपका जो आपके कंट्री लेवल इवेंट होता है या इंटरनेशनल जो कुछ भी घटित हुआ है, आप अगर कमेंट कर देंगे तो आपको मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दूंगा। इकोनॉमिकल भी अगर आप चाहिए तो उसका स्पेशल चाहिए बना दूंगा। शुरुआत करने से पहले एक आपको बढ़िया सा खूबसूरत कुछ पंक्तियों के साथ जोड़ते हुए आगे आपको पढ़ाने की प्रक्रिया शुरू होगी। ज़िंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे और कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर के सवाल की तरफ। पहले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन, जिसको CR 450 यानी 450 प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? कौन सा देश है जिसने इस हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो वह देश कौन सा है भाई? चीन है, चीन। चीन ने अभी हाल में दुनिया की सबसे फास्ट चलने वाली ट्रेन का प्रोटोटाइप जो है लॉन्च किया हुआ है। इसकी गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मैक्सिमम इसकी गति कितनी होगी? 450 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ध्यान रहे इस बात का कि मैक्सिमम 450 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, तो इसका मतलब ये चलेगी इस स्पीड पर। 400 पर उन्होंने चला करके इसका टेस्ट किया हुआ है। इसके बाद दूसरे नंबर के सवाल की तरफ चलेंगे। तो दूसरा सवाल है कि डेनमार्क स्टेट कैटरैक्ट जो अखबारों में जो खबरों में था, ग्रीनलैंड और किस देश के बीच स्थित है? इस टाइप के सवाल आर ओ हो गया, पीसीएस हो गया, उन जगहों पर बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। उन परीक्षाओं में ये बखूबी पूछे जाते हैं। आने वाले समय में आपके तमाम एग्जाम ऐसे होंगे जहां पर ये टाइप के क्वेश्चन आपको खूब मदद पहुंचाने वाले होंगे। तो डेनमार्क स्टेट कैटरैक्ट जो खबरों में था, ग्रीनलैंड और किस देश के बीच स्थित है? तो यहाँ पर आपका उत्तर सही हो जाता है, आइसलैंड के बीच स्थित है। यहाँ पर डेनमार्क स्ट्रेट की अगर हम बात करें तो यह ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच स्थित एक जल डमरू मध्य है। ये क्या है भाई? जल डमरू मध्य है। जल डमरू मध्य के, हाँ समझ लीजिए, जल डमरू मध्य किसके बीच है यह स्थित? यह है डेनमार्क और आइसलैंड के बीच स्थित है। और बात करें अगर हम कैटरैक्ट की बात करें तो यह एक जल डमरू मध्य होता है जो समुद्र के भीतर मौजूद एक झरना है। समुद्र के भीतर जल डमरू मध्य में समुद्र के भीतर एक स्थित झरना है। और जो ग्रीनलैंड की बात करें अगर हम, ये ग्रीनलैंड, तो यह डेनमार्क साम्राज्य का एक स्वायत्त क्षेत्र है। यह भी किसके अंतर्गत आता है? डेनमार्क के अंतर्गत आता है और डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है ग्रीनलैंड जिसको कहा जाता है। चलिए तीसरे नंबर के सवाल की तरफ चलेंगे। और तीसरे नंबर का सवाल आप देख सकते हैं कि किस देश ने जनवरी 2025 में एक नया पर्यटन कर पेश किया हुआ है? तो भैया नया पर्यटन कर पेश करने वाला जो देश है वो कौन है? रूस है, रूस। 1 जनवरी 2025 को रूस ने अपने पुराने रिजॉर्ट शुल्क को बदलते हुए एक नया पर्यटन जो है टूरिस्ट टैक्स पेश किया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई है? इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट करिएगा। भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई है? तो पक्षी तटीय जनगणना जो प्रारंभ हुआ है जामनगर के मरीन नेशनल पार्क, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका होगा कौन सा? बी विकल्प आपका ऑप्शन सही होगा। या भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना जामनगर गुजरात, कहाँ पर है ये भाई? गुजरात में है स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभ्यारण्य है। ये एक तरीके से आप इसको समझिएगा, यह समुद्री उद्यान है या कह लीजिए समुद्री अभ्यारण्य है। इस आयोजन में जो है 3 से 5 जनवरी तक को ये
समय इसका याद रखिएगा 3 से 5 जनवरी के मध्य किया गया है, क्योंकि इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछ सकता है ना कि अभी 3 से 5 जनवरी के बीच, है ना, मरीन नेशनल पार्क जामनगर में जो इवेंट या जो घटना हुई है जनगणना को लेकर के, तो किन की जनगणना उसमें हुई है? शेरों की, बाघों की, ऐसे कर देगा तो पक्षी जनगणना की गई है। और या गुजरात वन विभाग द्वारा एक गैर सरकारी संगठन जो है बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी गुजरात के सहयोग से किया जा रहा है। यह आयोजन जामनगर के एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा कि जहां पर पक्षी प्रेमियों ने तटीय पक्षियों का स्वर्ग करार दिया है इसको, तो ध्यान दीजिएगा। इसी मरीन नेशनल पार्क जामनगर को तटीय पक्षियों का स्वर्ग इसको कहा जाता है, याद रखिएगा, यह भी सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अगला सवाल यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, पांचवा। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी किस मंत्रालय का एक पहल है? कौन से मंत्रालय का एक पहल है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। यहाँ पर विकल्प आपका सही होगा कौन सा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग है, जिसको डीपीआईआईटी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डीपीआईआईटी। ध्यान दीजिएगा, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो ये जो इसे डीपीआईआईटी द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका नेतृत्व एक गैर लाभकारी कंपनी करती है, और इसमें ओएनडीसी का उद्देश्य होता है किसी भी नेटवर्क सक्षम एप्लीकेशन को विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय वाणिज्य की खोज करने और उसमें शामिल होने की अनुमति देना। ओएनडीसी का उद्देश्य डिजिटल एकाधिकार को कम करना है, ये भी सवाल पूछ सकता है आपसे। ओएनडीसी का लक्ष्य क्या है? डिजिटल एकाधिकार को कम करना, छोटे व्यापारियों और ईएमएससी को ऑनलाइन व प्लेटफॉर्म तक पहुंच प्रदान करना, ई कॉमर्स उपभोक्ताओं के लिए अधिक समावेशी और सुलभ बनाने की उम्मीद से ये लॉन्च किया गया है। अगले सवाल की तरफ हम सभी लोग पहुंचते हैं, और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आता है कि किस देश ने अब्दाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको एसआरबीएम विकसित किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान है यहाँ पर। जब भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव फैला हुआ था, तो उसी टाइम पर इसने अब्दाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित किया था। आगे बढ़ेंगे, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, वास्तविक समय पुलिस सूचना साझा करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया एक नए पोर्टल का काम क्या है, नाम क्या है? यहाँ पर वास्तविक समय का मतलब है कि जब घटना घटती है, रियल टाइम पुलिस एक्टिव हो जाए या रियल टाइम पर पुलिस रिस्पॉन्स करे, तो उसके लिए एक पोर्टल प्रारंभ किया गया है सरकार के द्वारा। तो यह डिजिटल पुलिस है। ये इसको किस नाम से जानेंगे भाई? डिजिटल पुलिस है। और इसको कहाँ पर बोलेंगे? हाँ सॉरी, विकल्प में चलिएगा। इंटरपोल कनेक्ट है, भारत पोल है, या क्राइम नेट है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर डिजिटल पुलिस इसको बोल सकते हैं। तो या आप इसको यहाँ पर विकल्प में देखेंगे तो एक तरीके से कहेंगे अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, जिसको क्राइम ट्रैकिंग कह सकते हैं, या क्राइम नेट भी कह सकते हैं इसको। जो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, जिसको डिजिटल पुलिस के भी नाम से जाना जाता है, यह कार्यप्रणाली के एक आधुनिकीकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वास्तविक समय में अपराध और अपराधियों की जानकारी साझा करने में ये मदद करेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के किस मंदिर में संत नरिहर तीर्थ की मूर्ति मिली है? इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको भाई। मूर्तियों को खोजने का समय इस समय चल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ये जो इस प्रश्न का उत्तर होगा, ये शिमलांचलम होगा। बी विकल्प आपका राइट ऑप्शन होगा। 13वीं सदी के संत नरिहर तीर्थ, ये 13वीं सदी के संत थे कौन? नरिहर दास। तो उनकी जो है 13वीं सदी की ये मूर्ति प्राप्त हुई है। 3 फीट ऊंची प्रतिमा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सिमलांचल मंदिर में प्राप्त हुआ है। ये कहाँ पर है भाई? विशाखापट्टनम में है। यह भी आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन से स्थान पर है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के। यहाँ पर नरिहर तीर्थ द्वैत वेदांत के दार्शनिक, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, संत नरिहर का संबंध किससे था? द्वैत वेदांत से संबंध था इनका, यह भी महत्वपूर्ण है। मध्वाचार्य के ये शिष्य रहे हैं, यह भी जान लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मध्वाचार्य के शिष्य थे इन्होंने। पूर्वी भारत खास करके कलिंग, जिसको आधुनिक उड़ीसा और आंध्र कहते हैं, उसमें अपने सिद्धांत का प्रचार किया था इन्होंने। और चीका कोलू, जो अब श्री काकुलम हो गया है, उसमें से 3 दशकों तक पूर्वी गंगा वंश के राजाओं की सहायता की थी, जिससे सनातन धर्म और मंदिर प्रशासन की सही व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। उनके योगदान जो है सिमलांचल और श्री कूर्मम मंदिरों के शिलालेखों में दर्ज हैं। कहाँ पर है? सिमलांचल मंदिर में। और दूसरा है श्री कूर्मम मंदिर के शिलालेख में इनके जो है कार्य दर्ज हैं। इन्होंने कन्नड़ में देवरनामा और कर्नाटक में यक्षगान बायलाटा और आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी को प्रभावित किया था। ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें जो मैं बोला हूँ, वीडियो को रोक करके आप लिख भी सकते हैं। अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे, तो
काल्पेनी द्वीप जो है, जो खबरों में था, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये लक्षद्वीप में है। कहाँ पर है भाई? लक्षद्वीप में है। तो ये 17वीं 18वीं सदी के एक यूरोपीय युद्धपोत का मलबा है। जो कल्पेनी द्वीप पर प्राप्त मिला है वो 17वीं सदी के यूरोपीय युद्धपोत का मलबा है। काल्पेनी द्वीप अब अरब सागर में लक्षद्वीप समूह का हिस्सा है। इसका क्षेत्रफल लगभग 2.79 वर्ग किलोमीटर का है। यह कोच्चि केरल से 287 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे, चलेंगे हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है तमतमाता सा महाकुंभ से। महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज में घने जंगल बनाने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है? बन भी रहा है क्या? अच्छा, इस तकनीकी को बोलते हैं मियावाकी तकनीकी। ध्यान दीजिएगा, मियावाकी तकनीकी इसको बोला जाता है। यह जापानी वनस्पति शास्त्री जो हैं अकीरा मियावाकी, नाम ध्यान से याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। अकीरा मियावाकी, इनके द्वारा यह तकनीकी विकसित की गई है, इसलिए इनके नाम के आधार पर इसको मियावाकी तकनीकी के नाम से जाना जाता है। और जो सीमित जगह में तेजी से घने जंगल विकसित करने के लिए देसी पौधों के मिश्रण का उपयोग कर रहे हैं। इसका उपयोग जो है महाकुंभ 2025 की तैयारी के तहत शहर में कई स्थानों पर मियावाकी तकनीकी का उपयोग करके घने जंगल विकसित किए गए हैं भाई। रिपोर्ट आप समझिए, इसका प्रयागराज के कई क्षेत्रों में घने जंगल विकसित किए गए हैं और बताया जा रहा है कि इस तकनीकी से पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं और शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण में सुधार में मदद मिलती है। इसमें जो है पारंपरिक जंगलों की तुलना में इनमें अधिक कार्बन अवशोषित करने की क्षमता पाई जाती है और मिट्टी की गुणवत्ता को ये सुधार करते हैं और जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। काफ़ी कुछ है बाग भाई। नैनी औद्योगिक क्षेत्र और बसवाड़ा कचरा डंपिंग यार्ड जैसे स्थानों पर इसका प्रयोग किया गया है। तो अगर आपको देखना है तो आप देख भी सकते हैं जा कर के। कहाँ पर भाई? तो इसका जो नैनी औद्योगिक क्षेत्र है और जो बसवाड़ कचरा डंपिंग यार्ड है ना, वहाँ पर इस तकनीकी का प्रयोग करके पौधरोपण किया गया है। जंगल उग भी गए हैं, ऐसा रिपोर्ट है। आगे बढ़िएगा। निर्यात निरीक्षण परिषद जो EIC है, EIC किस मंत्रालय के अधीन काम करती है? महत्वपूर्ण सवाल है। तो भैया EIC जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है। बी विकल्प आपका राइट ऑप्शन होगा। निर्यात उत्पादों की गुणवत्ता गुणवत्ता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना इसका काम होता है। यहाँ पर इसकी बात करें तो स्थापना 1 जनवरी 1964 को की गई। इसकी जो स्थापना की गई है 1964 में की गई है, ध्यान दीजिएगा। ये सवाल भी महत्वपूर्ण होता है। इसे निर्यात अधिनियम 1963 के तहत ये काम करती है। आगे बढ़ेंगे, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारतीय सेना ने किस शहर में अपनी सेना को जानो मेला 2025 का आयोजन किया था? तो हैदराबाद। कहाँ पर है भाई? विकल्प आपका हैदराबाद होगा सी। भारतीय सेना ने हैदराबाद में गोलकुंडा किले में, कहाँ पर? गोलकुंडा किले में। ये वाली बात महत्वपूर्ण है भाई, गोलकुंडा किला याद रखिएगा। गोलकुंडा किला हैदराबाद, यहाँ पर अपनी सेना जानो मेला 2025 का आयोजन किया गया था और आर्टिलरी सेंटर के सहयोग से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के उप क्षेत्र मुख्यालय द्वारा इसका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ेंगे, चलेंगे हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल है कि हाल ही में किस संस्थान ने एशिया की सबसे बड़ी उथली लहर बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की है? तो इसका जवाब सही होगा भारतीय औद्योगिक संस्थान मद्रास, IIT मद्रास की बात करते हैं यहाँ पर। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा इसका प्रारंभ किया गया है। एशिया की सबसे बड़ी उथली लहर बेसिन अनुसंधान सुविधा प्रदान करना इसका उद्देश्य है कि अनुसंधान और उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करना। ठीक है, स्वदेशी रूप से इसका विकास किया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, चलेंगे हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल आता है हाल ही में 8वां गोला बारूद सह टारपीडो सह मिसाइल ACTCM वज्रा या LCAM 22 का कहाँ शामिल किया गया था? तो मुंबई। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका सही होगा मुंबई। 30 नवंबर 2024, 30 नवंबर 2024। चलिए आगे बढ़ेंगे, चलेंगे हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर आपका स्क्रीन पर आता है कौन सा? जनवरी 2025 में आयुष्मान भारत योजना के तहत किस राज्य ने सबसे अधिक अस्पताल पंजीकरण हासिल किए हैं? आयुष्मान जो बीमा योजना होता है, तो इसमें जो है बात करें आयुष्मान भारत योजना के तहत सबसे अधिक अस्पताल पंजीकरण उत्तर प्रदेश ने हासिल किए हैं। यहाँ पर विकल्प आप सही करिएगा, कौन सा? सी विकल्प हासिल कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के बाद बात करें तो कौन आता है? राजस्थान आता है, जिसने आयुष्मान का पंजीकरण अपने अस्पतालों में ज़्यादा किया है। इसके बाद अगला नंबर आता है किसका भाई? महाराष्ट्र का नंबर आता है। अगले नंबर पर महाराष्ट्र होता है और इसके बाद गुजरात आ जाता है। कौन आ जाता है भाई? गुजरात आ जाता है इसके बाद।
ध्यान समझिएगा, मध्य प्रदेश के बाद गुजरात आएगा, ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश यानी कि एमपी के बाद फिर नंबर किसका आएगा, गुजरात आएगा। तो ये जो भारत योजना है, आयुष्मान भारत योजना, इसका सर्वाधिक अस्पतालों में पंजीकरण उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद कहाँ पर है, राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात है। 5 लाख से अधिक पंजीकरण यहाँ पर प्राप्त हो गया है। आगे बढ़िएगा, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 लाख लोग मतलब उससे लाभान्वित हो रहे हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक पूछ रहा है, यहाँ पर 16 नंबर का सवाल है। तो भारत का कौन सा रैंक है भाई, तो भारत का 50वां, यहाँ पर 85वां स्थान है। 2024 में किस स्थान पर था, 80 स्थान पर था। ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ना, इसका मतलब है दुनिया के पासपोर्ट की ताकत का आकलन करता है। ये वीजा मुक्त यात्रा के आधार पर यह होता है, हेनले पासपोर्ट योजना। समझ में आ गई बात क्या। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन जो संघ होता है, IATA, ये जो है डाटा देता है इसका। कौन डाटा देता है, IATA, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ इसका डाटा देता है। और ये जो इंडेक्स है यह दुनिया के पासपोर्ट की ताकत का आकलन करता है, और जिसमें वीजा मुक्त यात्रा के आधार पर इसका आकलन दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, चलेंगे हम सभी लोग अगले नंबर के सवाल की तरफ कि भारत और विदेश में शोधकर्ताओं के लिए जीनोम डाटा सुलभ बनाने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है भाई, तो भारतीय जैविक डाटा इसको कहेंगे। राइट ऑप्शन आपका सही होगा कौन सा भाई, पहला वाला, IBDC जिसको बोलते हैं। ये जो IBDC है, यही जो है कि भारत और विदेश में शोधकर्ताओं के लिए जीनोम डाटा सुलभ कराने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया एक पोर्टल है। और IBDS पोर्टल के विषय में बात करें तो 10,000 व्यक्तियों के जीनोमिक डेटा के सार्वजनिक रूप से ये सुलभ कराता है। कितने व्यक्तियों का, 10,000 से अधिक व्यक्तियों का जीनोमिक डाटा ये उपलब्ध कराता है। जीनोम इंडिया डाटा कॉन्क्लेव में ये डाटा प्रोटोकॉल के आदान प्रदान के लिए फ्रेमवर्क भी लॉन्च किया गया है। और इस उद्देश्य क्या है इसका, इस पोर्टल का उद्देश्य है कि जीनोमिक डाटा को संग्रहित करेगा और उस तक पहुंच प्रदान करेगा, और शोधकर्ताओं को आनुवंशिक विविधताओं का पता लगाने और सटीक जीनोमिक टूल्स विकसित करने में इससे मदद मिलेगी। मतलब कुल मिला जुला करके आनुवंशिकता का अध्ययन करेगा, संक्षेप में अगर कहें तो। डेजर्ट नेशनल पार्क किस शहर में स्थित है, इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा, 18 नंबर का सवाल है। विकल्प है पुष्कर, बीकानेर, जैसलमेर। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई, जैसलमेर, राजस्थान। जैसलमेर और बाड़मेर शहरों के पास राजस्थान राज्य में स्थित है। यह जो है थार रेगिस्तान के अंतर्गत फैला हुआ क्षेत्र है। 3162 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्र है। और यहाँ पर जो है वन्य जीवों के, विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का घर है, जिसमें कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, चिंकारा है, काला हिरण है, रेगिस्तानी बिल्ली और कई प्रकार के पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। पर्यटन की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, चलेंगे हम सभी लोग अगले सवाल पर। हाल ही में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अमित शाह ने इसकी अध्यक्षता की थी सम्मेलन की। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर आ चुका कि कलमकारी चित्रकला मुख्य रूप से किस राज्य से प्रचलित है, तो यहाँ पर इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। कलमकारी चित्रकला मुख्य रूप से किस राज्य में प्रचलित है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश में कलमकारी चित्रकला मशहूर है। ये भाई कुछ लोगों को दुख होने लगा, भौंकने लगे, इसको माइंड मत करिएगा, आवाज़ जा रही होगी। और यहीं पर अगर हम बात कर दें तो अगली कलम या कलम का उपयोग करके मुक्त हस्त से डिजाइन करने वाली जो शैली होती है उसको श्रीकाल हस्त शैली, एक और याद रखिएगा, श्रीकाल हस्त शैली, श्रीकाल हस्त शैली। रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसी नाते कि शोर ना हो, ये लोग खलियर बैठे थे, ये लोग और शोर करने लगे। तो श्रीकाल ये जो शैली होती है, इससे क्या होता है कि ये जो कलाकार कलम या कलम के उपयोग करके मुक्त हस्त से डिजाइन बनाते हैं और रंग भरते हैं, धार्मिक और पौराणिक विषयों पर केंद्रित ये होती है। और मछलीपट्टनम जो शैली होती है, सब्जी से रंग ब्लॉक पेंटिंग की जाती है, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम शहर में बनाई जाती है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, बाय द वे पूछ ले। आगे बढ़ेंगे, चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर यहाँ पर आता, अत्यधिक ठंडे मौसम में ऑपरेशन के लिए डिजाइन की गई DRDO की वस्त्र प्रणाली क्या नाम है, इसको हिम कवच कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, हिम कवच कहा जाता है, जो कि अत्यधिक ठंडे मौसम में ऑपरेशन करने के लिए यह DRDO के द्वारा एक तकनीकी विकसित की गई है। इसमें जो है 20 अंश सेल्सियस से लेकर के -60 अंश सेल्सियस तक के तापमान के लिए ये डिजाइन की गई है।
कठोर उपयोगकर्ता परीक्षणों से इसको गुजारा गया है। चलिए आगे बढ़िएगा, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ है। डेजर्ट नेशनल पार्क, अच्छा इसकी चर्चा तो हो गई, इसका मतलब एक क्वेश्चन कम हो गया क्योंकि एक रिपीट हो गया यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे, ये है सवाल, जनवरी 2025 में आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा, डेटा साइंस और संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की समिति में कौन सा देश शामिल हुआ? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? भारत शामिल हुआ है। आगे बढ़िएगा, चलेंगे अगले सवाल की तरफ। नेपच्यून मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट इसको सवाल को करिएगा। नेपच्यून जो मिसाइल होती है वो यूक्रेन के द्वारा विकसित की गई है। एंटीशिप मिसाइल है। यहाँ पर इसकी बात है कि यह एक एंटीशिप मिसाइल है जो बाद में भूमि लक्ष्यों पर हमला करने के रूप में संशोधित कर दी गई है। यूक्रेन की रक्षा कंपनी जो है लूच डिजाइन ब्यूरो, लूच डिजाइन ब्यूरो, ये रक्षा कंपनी है कहाँ की? यूक्रेन की रक्षा कंपनी है। ध्यान रखिएगा, इसी के द्वारा इसको विकसित किया गया है। एंटीशिप मिसाइल है जिसको, और सबसोनिक क्रूज मिसाइल की श्रेणी में ये आती है। सबसोनिक किस श्रेणी के अंतर्गत ये आती है? सबसोनिक मिसाइल के अंतर्गत ये आती है। यह भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। 2010 में इस मिसाइल पर काम शुरू हुआ था, 20 में इसे सेवा में शामिल किया गया है। हालिया विकास इसका किया गया है कि रेंज बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 1000 किलोमीटर करने की योजना बनाई गई है। आगे बढ़ेंगे, चलेंगे अगले सवाल की तरफ, और सेशन का आखिरी सवाल होगा चूंकि 25 क्वेश्चन रखे हुए थे। हाल ही में समाचारों में रहा स्कारलेट ज्वर किस रोगाणु के कारण है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको भी मान लीजिएगा, सवाल पूछा जाएगा। तो यह एक बैक्टीरिया जनित बीमारी होती है। स्कारलेट जो है ज्वर एक जीवाणु जनित गले का संक्रमण होता है बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, जिसमें लाल दाने भी होते हैं। यह ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन से बैक्टीरिया होते हैं ये? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण ये होता है। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है जिसमें गले का संक्रमण होता है और उसमें लाल दाने पड़ जाते हैं और इसमें तगड़ा सा फीवर आता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कैसा लगा? ये पहला सेशन है, पहली बार हमने इस तरीके का कोई इवेंट किया या इस तरीके की कोई सीरीज की है प्रारंभ। अब आपको कैसी लगी है और कुछ अगर सुझाव हो तो आपके दिल दिमाग में आप अवश्य कमेंट करिएगा। चैनल पर नए जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कुछ सुझाव जरूर दे दीजिएगा ताकि हमको आगे से और बेहतर करने में